ठीक है, अब आवाज आ रही होगी सबको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉब्लम अभी जो हो रही होगी, तो एक तो वो रिकॉल का प्रॉब्लम हो रहा होगा, दूसरा प्रॉब्लम जो है मेंस में टाइम का एक इशू हो रहा होगा। ठीक है, और जैसे अभी ये चीज हुई कि आपने चुनौतियां, समाधान आपसे पूछा गया है, तो आपको 5-6 चुनौतियां याद आई, आपने लिख दिया। फिर उसके बाद जब आप समाधान लिख रहे हैं तो फिर 1-2 चुनौतियां याद आती है, तो वापस लिखने मन करता है कि वापस से जाकर के लिख दें। बट यहां पर एक्चुअली क्या करना है, हम लोगों को जो भी पॉइंट याद आ रहे थे उसमें अपने आप को कंटेंट रखना है, क्योंकि आप 3 घंटे में फिर पेपर खत्म नहीं कर पाओगे कभी भी, क्योंकि अभी तो आप लिख रहे हो, आपको जो है इनफ टाइम मिल रहा है। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, आपको ऑब्वियसली टाइम ज्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा सोच पा रहे हो। बट अगर आपको कंटेंट याद आ रहा है, ठीक है, आप अपने दिमाग में रखो, लेकिन वापस से लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप 3 घंटे में जब 20 क्वेश्चन करोगे ना, तो ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है कि आपको वापस से कुछ ऐसा कंटेंट याद आएगा, आपके पास टाइम भी इतना नहीं होगा कि आप जा करके लिख पाओ। बस कोशिश करो कि 5-6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके वहां पर हो, और उतना आप कवर करो, जो डिमांड है उसको आप एड्रेस करो। बाकी आपको चीजें याद आ रही हैं, आप ये कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम के लिए अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो पॉइंट्स भी मैं ऐड कर पाऊं, बट अभी के लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आप ये भी मान करके चल सकते हो, ये जो 2 घंटे हैं, ये आपकी एक पूरी मेंटल एक्सरसाइज है। बैठ करके आप लिख रहे हो, सोच रहे हो, जो भी आपने पिछले हफ्ते जो हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब जो आंसर लिखते हैं उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। एक स्टडी से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे 2011 में क्या हुआ कि एक स्टडी हुई कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक स्टडी थी, तो उसमें क्या बोला गया, मान लो कि मैं दिल्ली की बात करता हूं कि दिल्ली एप्ट करना है। लैंग्वेज अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, हम कितना भी अच्छा कंटेंट लिख करके आएंगे, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करो कि हमारी लैंग्वेज जो है वो अच्छी हो। और वो कब अच्छी होगी, जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, जब हम अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे। और नॉर्मली अगर हम करंट अफेयर मैगजीन या फिर ऐसे जो रेडीमेड मटेरियल होते हैं उसमें पढ़ते हैं ना, उसमें सिर्फ आपको कंटेंट मिल जाता है। कभी हमें समझ, पूरी पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होती है कि ये लिखा क्यों गया था, क्या हुआ है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका इंटेंजिबल बेनिफिट होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। अब आते हैं इस पे, प्रीलिम्स के टेस्ट पे, जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है प्रीलिम्स का, उसमें 50 क्वेश्चन आपको पता है कि आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम से आएंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उस पर ही क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन हम पीवाईक्यूज के बेसिस पर भी पूछेंगे। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे, उसमें 2026 में भी कई क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम पे थे, 25 में भी थे। हर साल आपको गवर्नमेंट स्कीम पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उस पर हम क्वेश्चन पूछें, और वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को हम कवर करें। ठीक है, लेकिन अभी एक ये था कि आपको कैसे पता पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, तो एक बार आप पीवाईक्यूज जाकर के देख लो। उसके अलावा आप कई बार देखते होंगे करंट अफेयर्स में, न्यूज में जो भी गवर्नमेंट स्कीम रहती है वो हम पूछेंगे। पुरानी स्कीम जो बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं है, करंट अफेयर्स में नहीं है, वो सारी स्कीम्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उस पर क्वेश्चन आपका आना बहुत, मतलब चांसेस बहुत कम है कि उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, कौशल विकास तथा रोजगार योग्यता पर पढ़े प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? आप इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 3 पार्ट्स हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? हम इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, उसके बारे में 2-3 लाइन्स में बता सकते हैं। फिर उसके बाद हम प्रभाव की बात करेंगे, तो सकल नामांकन अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कौशल विकास पे क्या प्रभाव पड़ा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रोजगार योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। आइडियली आप यहां पर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में जगह है तो आपको इसमें चुनौतियां या फिर आप आगे की राह भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग्स हो जाएंगी। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? चुनौतियां और आगे की राह या फिर सुझाव। ठीक है, बट
150 वर्ड्स में लिखना, यहीं पर ही इनफ कंटेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो कि यही क्वेश्चन 250 वर्ड्स में आ जाता है, तब आपको इसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है कोई एक ही क्वेश्चन 150 वर्ड्स में भी आ जाए, 250 वर्ड्स में भी आ जाए। ठीक, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक इस वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुई होगी। मैंने पहले ही बोला था कि एजुकेशन पॉलिसी के 5 साल हो गए हैं, इस बार के मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहां पर लेकिन सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आप लोग प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगे भी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को GS4 में भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप जब हम लोग पढ़ेंगे ना, GS4 में पढ़ते हैं ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करने में, एथिकल वैल्यूज को बढ़ाने में। ठीक है, तो वहां पर आप ये जरूर पढ़ेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्या क्या चीजें उसमें ऐड की गई हैं, जिससे स्कूल में, ठीक है, या फिर कॉलेजेस में एथिकल वैल्यूज को स्टूडेंट्स के अंदर इनकलकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप GS4 में भी पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 ने स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिकीय संकेतों के क्षेत्रीय असमानताओं को रेखांकित किया है। इन असमानताओं के कारणों का परीक्षण कीजिए तथा समाधान हेतु विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण का सुझाव दीजिए। तो मैं ये अगर करूं तो इसके 2 ही पार्ट है। ठीक है, आपको ये जो पहली लाइन दिखी गई है, तो ये तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए है। ठीक है, संदर्भ बताने के लिए है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं इंट्रोडक्शन में। अब ये हम मान लेते हैं कि हमें डेटा कुछ नहीं पता है, और NFHS 6 में क्या लिखा हुआ है क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन तो लिखना पड़ेगा। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप बता सकते हो, आपको ये पता होगा ना कि क्षेत्रीय असमानताएं कहां कहां पे दिखाई देती। क्या मैं इसमें नॉर्थ और साउथ के बीच में डिवाइड दिखा सकता हूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में असमानताएं देखने को मिलती हैं, और शहर और गांव के बीच में भी आपको असमानताएं देखने को मिलती हैं? आप यही दोनों चीजें दिखा दो, आप मत डेटा लिखो, आप सीधे बस इसमें लिख दो कि हाँ, NFHS 6 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें स्वास्थ्य हो गया, या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया, भुखमरी हो गया, इन सभी में शहर और गांवों में तथा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में असमानताएं देखने को मिलती हैं। आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एवरेज तो मिलेंगे ना, लेकिन आप इस तरीके से लिख तो सकते हो। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको नहीं पता है डेटा, तो आप ऐसे ही लिख करके आओ, लेकिन जरूर उसको एड्रेस करो, जरूर उसको बता करके आओ। आपको हो सकता है NFHS 5 का डेटा याद होगा, तो बाद में ब्रैकेट में NFHS 5 का डेटा लिख देना, लेकिन शुरुआत में 6 की ही बात करो, उसमें बात करो कि हाँ, NFHS 6 जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में स्वास्थ्य हो गया या गरीबी हो गया, इन सभी असमानताओं की बात करता है या दिखाता है, शहर और गांवों के बीच में असमानताओं की बात करता है। सिर्फ आपको ये लिख करके आना, लेकिन इस तरीके से इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। ये चल सकता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए अप्रॉक्स में डेटा लिख करके आते हैं, तो वो चल जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि असमानताओं के कारण क्या है। ठीक, अब मान लेते हैं कि हमें कारण भी नहीं पता थे, लेकिन हमें ये तो पता है कि असमानता कहां कहां देखने को मिल रही है। वापस से वैसे ही सोचना शुरू करो, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ठीक है, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरीके से। तो आपको कम से कम 5-6 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं अगर असमानताओं के कारण मुझे लिखने हैं? हिस्ट्री से कोई कारण आ सकता है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो सोसाइटी में भी आ जाएगा। और कुछ अगर आप वैसे देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति जो है, सोसाइटी की बात कर लेते हैं, महिलाओं की स्थिति जो है वो दक्षिण भारत में बेहतर है और उत्तर भारत में उतनी बेहतर नहीं है। आप ये एक पॉइंट लिख सकते हो। इसी वजह से आप देखोगे कि जो स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी संकेत हैं वो बेहतर हैं दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में बेहतर नहीं है। एक कारण मिल गया हमें। ठीक है, और इसके अलावा शिक्षा का, ठीक है, इसके अलावा क्या हम लोग बात कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें बोल सकते हैं कि जो हमारा साउथ है वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत बेटर हैं, वहां प्रोग्रेस डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, लिंकेज
अगर इकोनॉमीज के साथ में अच्छी है तो ऑब्वियसली वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। तो अगर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है तो स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी संकेत भी वहां पर बेहतर होंगे। ठीक है। पॉलिटी की बात करोगे तो पॉलिटी में लिख सकते हैं वहां की गवर्नमेंट जो है उसने ज्यादा काम किया है, जो पॉलिटिकल विल बोलते हैं ना, तो पॉलिटिकल विल वहां पर ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने ज्यादा अच्छे से काम किया है। ठीक है। गवर्नेंस पे आते हैं। गवर्नेंस पे कोई पॉइंट मिल रहा है आपको? आपने कई बार देखा होगा केरला मॉडल, केरला में स्थानीय निकाय जो है बहुत स्ट्रांग है। अक्सर दक्षिण भारत में ये होगा कि वहां पर जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप वो भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि लोकल लेवल गवर्नमेंट अगर स्ट्रांग होगी तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होगी, प्राथमिक चिकित्सा, वो बेहतर होगी। ये सारे पॉइंट आपने नहीं पढ़े होंगे, और मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अभी आने से पहले भी इसको इस तरीके से प्रिपेयर करके नहीं आया था, बट आपके पास सोचने का एक तरीका होना चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से सोचोगे तो आप कम से कम कुछ पॉइंट तो जनरेट कर ही लोगे। और कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो सारे 20 क्वेश्चन के आंसर हमें एग्जैक्ट पता होंगे। कुछ में क्या होगा, हमें इस तरीके से चीजों को जनरेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। अब आईआर में हो सकता है आपके पास कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा है, फिर आप आगे बढ़ो, इकोनॉमी में आपके पास पॉइंट होगा। एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की जो नीतियां हैं वो दक्षिण भारत में थोड़ी बेहतर है। ठीक है। इरिगेशन वहां पर ज्यादा बेटर है। ये सारी चीजें, वैसे इरिगेशन तो उत्तर भारत में है, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो दक्षिण भारत में बेहतर है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। फूड सिक्योरिटी, भुखमरी वहां पर कम है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में ज्यादा है। इसी में आप शहर और गांव को लेकर के भी लिख सकते हो। अभी तो हम लोग सिर्फ उत्तर भारत दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच, विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की। ठीक है। तो आपको समाधान में उसके बारे में बताना होगा। ये भी हम लोग गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जैसे जो मैंने बोला आपको, पॉलिटिकल विल और ये सब, अगर पॉलिटिकल विल होगी तो भुखमरी कम होगी। गवर्नमेंट, जैसे मिड डे मील स्कीम कहाँ आई? दक्षिण भारत सबसे पहले, तो उसकी वजह से भुखमरी कम होगी तो स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एक स्टडी है कि अगर गरीबी ज्यादा है, भुखमरी ज्यादा है, तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि लोगों को लगता है आने वाले समय में हमारा कौन सा बच्चा जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा बच्चे हों, कोई एक तो सरवाइव कर जाएगा ताकि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लिंक करोगे। लिंक हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आप लिंक कर सकते हो इसी तरीके से। आप जहां कहीं भी देखोगे जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, एक्सट्रीमिज्म ज्यादा है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जहां पर है, डेवलपमेंट कम है, वहां पर आप देखोगे कि टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा। ठीक है। जहां पर डेवलपमेंट है वहां पर फर्टिलिटी रेट कम होगा। ठीक। ठीक है। कोई और डाउट इस क्वेश्चन में? बट ये क्वेश्चन मैं इस लेंस से डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता था, तब आप इसको कैसे करोगे। बाकी तो सारी चीजें आंसर में दी गई, मॉडल आंसर आप पढ़ ही सकते हो। मॉडल आंसर को मैं वापस से बताने लग जाऊं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट्स तो इसमें दिए गए। ठीक है। और इस अप्रोच को हम लोग लास्ट 2 क्लास से इसलिए सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको काम आएगी। जब भी आप फंसोगे तो आप सोचोगे इस तरीके से। मैंने आपको बोला था कि जो पीवाईक्यूज होंगे ना, उसमें खुद से बैठ करके सोचो, पॉइंट्स को जनरेट करने की कोशिश करो कि आप कैसे लिंक कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में पारित ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक। मैं इसको स्किप कर रहा हूं। एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, हाँ लोकेंद्र आप सही बोल रहे हैं। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन कौशल विकास और रोजगार योग्यता के बीच अंतराल को कम करने में सीमित सफलता प्राप्त कर सका है। भारत में कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा सुधार के उपाय सुझाइए। ठीक है। कर सकते हैं। अब फर्स्ट लाइन जो है, मैंने जब क्लास ली थी पीवाईक्यू को तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्किल कितना हुआ है। उसमें स्किल इंडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि एक था कि लगभग हमारे जो 50% ग्रेजुएट्स हैं
वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो इस तरीके के कई सारे आपने डेटा देखे होंगे। हमारे यहाँ जो स्किल्ड मैन फोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत कम है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। वो सारा डेटा आप यूज करके आप दिखा सकते हो ना कि सीमित सफलता ही प्राप्त की है। तो जो हमारी ये जो फर्स्ट लाइन है, इसी को हम लोग क्या यूज करेंगे, इसी को डेटा के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसे लगे कि हाँ ये पार्ट भी आपने एड्रेस कर दिया है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी, विद्यमान चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको चुनौतियां बतानी है, फिर उसके बाद सुधार के उपाय बताने। तो दो पार्ट है, दो पार्ट इसी तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कौशल विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो कुछ चुनौतियां तो हम लोग हर जगह लिखते हैं, करप्शन हो सकता है, फंड जो है प्रॉपरली एलोकेट नहीं हुए होंगे, ठीक है, और प्रॉपर मैन फोर्स नहीं होगी, मतलब लोग नहीं होंगे अच्छे काम करने के लिए। ठीक, ये सारे पॉइंट्स तो हर जगह फिट हो जाते हैं। आपको नहीं भी आता था, कम से कम ये 3-4 पॉइंट तो हम लोग लिख करके आ ही सकते थे। ठीक है, या आपने कई बार एक पढ़ा होगा कि इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में जो कोलैबोरेशन होता है उसकी कमी है। हम सिखा कुछ और रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री किसी और तरफ जा रहा है। जैसे अब जो है 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन स्किल इंडिया में अभी भी हम जो वो प्लम्बर का कोर्स करा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। बिल्कुल सही है, वो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं कि हम लोग ये सारी चीजें सिखा ही नहीं रहे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया, ये है नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो इसमें। फिर उसके बाद सुधार के लिए उपाय। आप ये समझ पा रहे हो ना कि आपके पास नहीं भी आता था, फिर भी आप किस तरीके से सिर्फ पेज तो भर करके आ सकते थे। खैर ये मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि नहीं आता है तो पेज एकदम भर करके आना है। मेरा सिर्फ ये है कि आपको अगर नहीं आ रहा है, आप कुछ लिख करके आओ, आप सोचो बैठ करके, क्योंकि 2 घंटे आपको मिल रहे हैं 10 क्वेश्चन लिखने के लिए। तो इसको ये मत मान लेना कि हर एक क्वेश्चन में कंटेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐसे ही भर करके आना है, नहीं। क्योंकि अगर मैं वापस से यही डिस्कस करने लगूंगा कि इसमें ये पॉइंट आ सकता है, उसका कोई मतलब नहीं। आप मॉडल आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ ऐसी अप्रोच सीखनी है जिससे अगर नहीं भी आता होगा तो हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। करेक्ट। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में निरपेक्ष निर्धनता में कमी आने के बावजूद भारत में पोषण संबंधी निर्धनता अभी भी बनी हुई है। इसके कारणों का परीक्षण कीजिए तथा समाधान हेतु उपाय सुझाइए। सीधा क्वेश्चन है, वही इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद 2 पार्ट्स इसमें दिए गए, उन दोनों पार्ट्स को हम लोग एड्रेस करेंगे। अब आप एक काम करिएगा, आपने हो सकता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, बहुत सारे पॉइंट लिखे होंगे, घर जाकर के बैठ करके सिर्फ सिलेबस के हिसाब से सोचिएगा कि क्या पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में एक काम हम लोग करेंगे, ये जो सिलेबस से पॉइंट्स निकलते हैं ना, उसका मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा कि कैसे पॉइंट्स कहां से निकाले जा सकते हैं, कौन कौन से सिलेबस के पॉइंट से, मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है किस कीवर्ड से क्या पॉइंट आपका निकल सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग अभी बैठ करके सोचो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें अगर रेडीमेड ऐसे मिल जाती है ना तो फिर अपना कोई थॉट नहीं जाता है। तो हमेशा क्या होता है, अपना थॉट जाना चाहिए। जैसे हम लोगों का क्या था कि मान लीजिए यूपी पीसीएस का आप पेपर दे रहे हैं तो उसमें पॉलिसीज लिखनी है, तो पॉलिसीज का एक सेट फ्रेमवर्क होता है कि पॉलिसीज आपको लिखनी है, तो लिख दो जमीन जो है वो दी जाएगी, वहां पर जो है बिजली फ्री दी जाएगी, टैक्स में जो है वो आपको कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरीके से कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आप लिख दीजिए, आपका कॉपी तो भर जाएगी, कम से कम एवरेज मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, बट सिलेबस वाला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, वो आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को एक अलाइंड वे में सोचने के लिए। ठीक है, बट फॉर द टाइम बिंग जितने भी क्वेश्चन है या पीवाईक्यू सब बैठ करके सोचो कि अगर इसमें कारण लिखे गए हैं तो क्या कारण या फिर क्या चुनौतियां जो है वो मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं सिलेबस के बेसिस पर। जीएस 1, 2, 3 ये तीनों हमें लेकर के चलने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कीजिए तथा देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु उपाय सुझाइए। अब यहां पर मूल्यांकन करने की बात कही गई है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो मुझे बताना है। फिर उसके बाद वो जो कदम हैं उठाए गए थे वो कितने प्रभावी रहे हैं उसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब जो रिफॉर्म लिए गए हैं, मीजर्स लिए गए हैं, वो उसमें क्या चुनौतियां आई हैं
और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी मुझे बात करनी है। तो 3 हेडिंग तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गए कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, ठीक है, क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रतिक्रिया सरकार ने दी है वो बता देना है, चुनौतियां बता देनी है, उसके बाद क्या और किया जा सकता है ये बता देना। ठीक, नेक्स्ट, उच्च शिक्षा केवल एक आर्थिक निवेश नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक सार्वजनिक वस्तु है। इस कथन के संदर्भ में उच्च शिक्षा के अत्यधिक निजीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां चुनौतियां बताना है। समानता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने में भारतीय राज्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो आपको भारत सरकार की भूमिका बतानी है कि वो क्या होनी चाहिए समानता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखने में। कोई डाउट आ रहा हो तो मुझसे पूछ लो। पृथ्वीराज, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि समय के अंदर पूरे क्वेश्चन कैसे करने हैं। कोई डाउट आ रहा है अभी? अच्छा, आप लोग जब कर रहे थे तो मतलब मेरा ये इंट्यूशन है कि अभी आप लोगों को ये चीज तो क्लियर हो जा रही होगी कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है, ठीक है, प्रॉब्लम कंटेंट की आ रही होगी, वो बिल्कुल हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर बेस्ड भी है। ये मैंने आपको बोला भी नहीं था कि पीवाईक्यू में आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, बट करंट अफेयर में आप देखोगे तो अभी ये न्यूज में है, पिछले कुछ महीनों में न्यूज में रहा है। डिमांड समझ में आ रही है कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, ठीक, पढ़ लेना एक बार मॉडल आंसर। नेक्स्ट, अनेक पहलों के बावजूद भारत में मानव पूंजी विकास अभी भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा मांग आधारित एवं भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल के निर्माण हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। मांग आधारित का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, वो, ठीक है। और भविष्य सेम चीज ही है, भविष्य में भी मतलब जो चीजें होने वाली, जिस तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चेंज होने वाली है, ठीक है। अब इसके लिए कुशल कार्यबल के निर्माण हेतु नीतिगत उपाय, आपने देखा होगा एक पिछला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की चीजें हम लोगों से पूछी गई थी। अब ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे कि जब सेक्शनल टेस्ट होगा तो एक ही टॉपिक कई बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि आपको 10 क्वेश्चन उस पर बना करके देने हैं, और इस पे परेशान नहीं होना है कि आपका कंटेंट भी रिपीट हो रहा है पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि जब आप 20 क्वेश्चन कर रहे होगे जीएस पेपर 2 में तो सारे क्वेश्चन अलग अलग होंगे, वहां पर आपका कंटेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कुछ पॉइंट्स वहां के भी उठा करके लिख दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, आपको क्या है कि इससे लिंक करना पड़ेगा। आप जो भी उपाय बताएंगे वो उपाय किस तरफ होने चाहिए? मांग आधारित एवं भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल, ठीक है, इसको लिंक करके ही आपको वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक। कोई डाउट? राष्ट्रीय पोषण मिशन की सफलता खाद्य उपलब्धता की अपेक्षा संस्थागत अभिसरण पर अधिक निर्भर करती है। इस कथन की विवेचना करते हुए पोषण अभियान के अंतर्गत अपनाए गए अभिसरण दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। बताइए। वैसे अभी हम जितनी भी स्कीम देख रहे हैं उसमें क्या हो रही है? कन्वर्जेंस की बात हो रही है। जैसे बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स हैं, उनको साथ में लेकर के आओ। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसमें क्या किया गया, बहुत सारी स्कीम्स थी अलग अलग गवर्नमेंट की, सबको साथ में लेकर के आना है। कन्वर्जेंस की उसमें भी बात थी, ठीक। तो यहां पर भी आपको वही बताना है कि क्या हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चन आप देख रहे होगे सोशल जस्टिस पे हम लोगों ने स्कीम्स पर पूछे हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी आपको मिलेगा स्कीम्स पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। मेरा ऐसा इंट्यूशन है कि ये वाला पेपर आपको पिछले से थोड़ा सा टफ इसलिए लगा होगा क्योंकि गवर्नेंस में क्या है, स्टैटिक पोर्शन है, तो स्टैटिक पे ही ज्यादातर क्वेश्चन थे। आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहे होंगे, बट यहां पर उतना कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन आता है। किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य प्रणाली की सुदृढ़ता तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की अपेक्षा उसकी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाओं की
लचीलापन क्षमता पर निर्भर करती है। भारत में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ग्रामीण स्वास्थ्य परितंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नीतिगत उपाय सुझाइए। ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू है, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से यूपीएससी ने रिपीट किया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व क्या है, ठीक है। फिर आपको वही डिस्कस करना है कि उसका महत्व क्या है, फिर इसको सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय होंगे वो आपको डिस्कस करना है। ये भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो ये इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं कि स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन हम लोगों ने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब आप बताइए क्या और प्रॉब्लम आ रही है। बताइए। एक तो डाउट है टाइम को लेकर के, लोकेंद्र आप टेस्ट की कॉपी कभी भी अपलोड कर सकते हैं, आप अपने पोर्टल पे जाकर के अपलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बताइए। इस बार जो है कोई ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा क्या चेंज हो गया है? और कोई डाउट एक बार लिख लेते हैं सारे, फिर हम लोग वापस से डिस्कस कर लेंगे। बट आपको भी लग रहा होगा कि मैं इन सबको लेकर के एक ही बात बार बार दोहराता रहता हूँ, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही चाह रहा है। आप टाइम की बात करेंगे, देखो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको 2 घंटे मिल रहे हैं 10 क्वेश्चन के लिए। जब आपको 3 घंटे मिलेंगे 20 क्वेश्चन के लिए, तब आप क्या बोलेंगे? तब आपका आधा पेपर ही खत्म हो पाएगा, तब ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। बट ये सारी प्रॉब्लम होती क्या है, एक इकोसिस्टम की तरह है। फॉर एग्जांपल आपने नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है, फिर उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद आप रिकॉल करोगे, रिकॉल करने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके साथ में आप उसको कनेक्ट करके कॉपी में रिप्रोड्यूस करोगे। देख रहे हो कितना लंबा सप्लाई चेन है। प्रॉब्लम क्या होता है, अभी तक यहीं पर थे हम, फिर इसकी दिक्कत हो रही, फिर इसकी दिक्कत हो रही, फिर कनेक्ट की दिक्कत होगी, फिर इसकी दिक्कत होगी। तो जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी ना, तभी हम 3 घंटे में पेपर खत्म कर पाएंगे। अभी तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं ना, तो उस पर इतना ज्यादा फोकस मत करो कि जो है नोट्स अगर बना लिए हैं उसके बाद में अगर 2 घंटे में नहीं खत्म हो रहा अभी 10 क्वेश्चन, प्रॉब्लम ये नहीं है। 13 महीने हमारे पास में है, 1 महीना हो गया है, 12 महीने हमारे पास में, 12 महीने आते आते वो सारी चीजें अपने आप सही होंगी। बट एटलीस्ट आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना। आप अपने आसपास के जो लोग हैं जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका मेन सा प्रिपरेशन देख लेना और अपना मेन सा प्रिपरेशन, वैसे मैं कंपैरिजन के लिए हमेशा मना करता हूं, लेकिन आप एक बार ऐसे कंपेयर करके देख लेना, यू आर ऑन अ बेटर फुटिंग। इसलिए क्योंकि आप स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, आपके पास कम से कम नोट्स हैं, आप यहां से यहां जाने की पोजीशन में तो हो। लेकिन अगर आप सीधे सोचोगे कि मैं रिप्रोड्यूस करके 3 घंटे में अभी पेपर खत्म कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके थ्रू आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आपको होकर के जाना पड़ेगा। और ये प्रोसेस है, आपको टाइम देना पड़ेगा, चीजें होंगी। और अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कोशिश यही होती है ना कि हम नोट्स हमने बना लिए, अब हम अगर करने बैठेंगे तो एग्जैक्टली सारी चीजें मुझे याद रहेंगी, कनेक्ट करके मैं लिख भी पाऊंगा। पॉसिबल अभी है ही नहीं वो चीज। जब आप यही टेस्ट इसी क्वेश्चन को दूसरी तीसरी बार कर रहे होगे ना, आपके सोचने का तरीका बदल गया होगा। कई बार आपने देखा होगा जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो हमारी फर्स्ट रीडिंग होती है वो खत्म हो जाती है, जब हम दूसरी रीडिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये चीज अच्छा ऐसे यहां से लिंक हो रही है। अक्सर ऐसा होता है, आप कोई भी बुक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, ये चीज होती है। वही होगा जब एक बार ये सारी चीजें खत्म होंगी ना, आप नोट्स करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, जब आपने टेस्ट दे लिया, उतना परफेक्ट चीजें नहीं निकल के आएंगी, लेकिन जब आप दोबारा रिवाइज करोगे चीजों को, वापस से जो है आप टेस्ट दोगे, तो आप खुद देखोगे कि आप कितने अच्छे से आप चीजों को कनेक्ट करके आंसर लिख पा रहे हैं। तो चीज छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी चीज ये है नोट्स बनाना, स्टार्ट करना। तो अभी वो अगर कर दिया है, परेशान मत हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
तो उसको लेकर के चलो कि आप सारी चीजें जो है ये लगातार करते रहो, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। होता क्या है कि हमने टेस्ट दिया नहीं, एक टेस्ट छूटा, सोचा अगली बार रिवाइज करके देंगे, दूसरा टेस्ट छूटा, क्योंकि एक हफ्ते में आपके 2 टेस्ट हैं, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपके जो है 2-3 टेस्ट छूट गए, फिर उसके बाद वो पूरा पोर्शन आपका रह जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। एटलीस्ट अब आपका गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया और आपका पॉलिटी हो गया, आप ये तो बोल सकते हो कि मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं मीन्स के क्वेश्चन। वरना अभी तक तो ये सिचुएशन था ना कि वो क्वेश्चन देखते ही डर लग रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन को मैं करूंगा कैसे, कुछ पता ही नहीं है। अब उसमें तो नहीं हो, कम से कम एक दिखाई दे रहा है कि रास्ता क्या है, कि आगे मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली किस तरीके से अप्रोच करना है। ये तो पता है कि मैं कैसे अपने आंसर्स को और बेटर कर पाऊंगा, वो ज्यादा जरूरी है। कोशिश इसी पर होनी चाहिए, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और लोगों को साल लग जाते हैं इसको पूरा करने में। तो वही इंस्टाग्राम भी ये बड़ी अच्छी चीज है, जैसे मैं शुरुआत में बताया ना कि पहले कुछ बनाओ फिर उसको बेहतर बनाओ। तो वही नोट्स वगैरह बना लिए, बेहतर हम लोग उसको करेंगे। बेहतर करने की क्या करना है, बस ये जो मॉडल आंसर मिला हुआ है, इस मॉडल आंसर को जा करके इसमें से जो चीजें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट नोट्स में होने चाहिए, जा करके उसमें लिख दो। उसके बाद कल शाम तक इसको अपने डेस्क से हटा देना, वरना रूम आधा लाइब्रेरी बन जाएगा और कोई उसका फायदा नहीं होगा। कितने ही लोग होते हैं जो यहाँ से शिफ्ट करते हैं मुखर्जी नगर से, वजीराबाद से, जब वो वापस घर जाते हैं या सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके रूम में देखोगे तो आधी लाइब्रेरी निकलती है। तो सब बनाने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने नोट्स पे ध्यान दो। अपने नोट्स आपने जो बना रखे हैं उसमें ये चीजें ऐड कर देना और फिर इसको हटा देना, ठीक है। कोई और डाउट हो तो मुझे बताओ। टाइम का देखो इश्यू नहीं है, टाइम जो है वो धीमे धीमे हम लोग उसको अचीव कर लेंगे। हमें वन थिंग एट अ टाइम करना है। अभी हम लोग जो है फोकस कर रहे थे स्ट्रक्चरिंग पे, अब हमारा मेजर फोकस होगा कंटेंट में, नोट्स बनाने को लेकर के, कंटेंट को रिकॉल करने को लेकर के, रिवाइज करने को लेकर के। फिर धीमे धीमे हम लोग इस तरीके से चीजें करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोशिश एक और करना, अब 2 घंटे मोर देन इनफ है। 2 घंटे जब हम लोग बैठ करके सोचते हैं ना, वो मेंटल एक्सरसाइज अपने आप में बहुत जरूरी होती है। और अब जब ये लगातार 10 महीने तक आप डेली, मतलब हर हफ्ते में 2 दिन बैठ करके काम कर रहे हैं ना, अपने आप वो चीजों को बेटर आउटपुट आपको देना शुरू कर देगी। तो ये करते रहो, टेस्ट देते रहो, और कोई भी डाउट हो तो हम लोग यही हैं उसको डिस्कस करने के लिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू गाइस वांट टू डिस्कस? आज काफी चेहरे उतरे हुए हैं, ठीक है। हाँ भीमा, नोट्स काफी हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। नोट्स पहले आप बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। सर पहले से बेहतर है, मगर थोड़ा अभी भी लिखने में प्रॉब्लम है, और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं लेकिन लिखने में और उसे जोड़ने में दिक्कत है। हिमांशु कोई बात नहीं, आप टेस्ट देते रहिए, ये सारी चीजें भी ठीक होंगी। योजना कहाँ से पढ़नी है? योजना आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट रेफर कर सकते हो। अभी प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं मार्केट में, कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा करके उसमें से अच्छे से योजनाएं कवर कर लो, ठीक है। उसमें सारी चीजें दी होंगी, ठीक। तो आप कहीं से भी करंट अफेयर मैगजीन, आप करंट अफेयर मैगजीन तो आपके पोर्टल पे अपलोडेड है, आप वही कवर करो, ठीक है। उसको भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं, वो आपको नए फॉर्म में जल्दी मिलेगी। उसमें प्रीलिम्स और मेंस का सेक्शन हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के क्या है। और मेंस का जो सेक्शन होगा उसको हम लोग जीएस 1 2 3 4 के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि जीएस के किस सिलेबस से कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आप करंट अफेयर मैगजीन भी कर सकते हैं। राकेश, आप एक बार मेल कर दीजिए, जो वो सपोर्ट है उसको कॉल कर लीजिए, मेल कर लीजिए, क्योंकि फीडबैक लगभग सभी का चला गया है। सर इस बार के सभी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, बट लास्ट क्वेश्चन बहुत हार्ड है ड्यू टू लैक ऑफ कंटेंट, ठीक है। ठीक, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा अभी तो यही होगा, और नेक्स्ट टेस्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो आईआर की भी हम लोगों को बात करनी है कि एग्जैक्टली आईआर कैसे प्रिपेयर करना है। मेनली हम लोग को जो आईआर में चीजें प्रिपेयर करनी है वो स्टैटिक से रिलेटेड ही है। बाकी हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट जो पीवाईक्यू डिस्कशन वो हम लोग क्लास में करेंगे, बट एट द वेरी लास्ट, जब सेशन के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको वो फ्रेमवर्क क्या होगा जिसके बेसिस पे अपने नोट्स प्रिपेयर करना है, बस वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज, ऐसा सभी के साथ हो रहा है कि पढ़ते वक्त सबको लगता है कि याद है, लेकिन लिखते वक्त भूल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। लेकिन उसमें कोई भी बेहतर नहीं है, आप कोई भी रेफर कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट स्कीम ही कवर करनी है, सब में ही बहुत अच्छे से कवर है।
कंटेंट था मगर इस्तेमाल करना नहीं आया कुछ प्रश्न में। आप लोगों के साथ भी हुआ ऐसा कि कंटेंट था लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए? किस क्वेश्चन में हुआ ये? किसमें? 10th? इस वाले में? ये तो सीधा क्वेश्चन स्टैटिक का ही। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको समझ में जैसे आप इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो आप घर पे बैठ करके एक बार स्ट्रक्चरिंग करिएगा, ठीक है? गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आप नोट्स मत अलग से प्रिपेयर करिए, आपको बहुत सारे मटेरियल मिल जाएगा, तो आपको खुद से करने की क्या जरूरत है? आप इतना सारा मटेरियल खुद से प्रिपेयर करेंगे। और वो स्कीम्स जो है जो प्रीलिम्स में आने वाला है उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे स्कीम हो गया, ठीक है? ईयर, ईयर में क्यों कह रहा हूं? देखो यूपीएससी बहुत कम ऐसा है कि वो आपसे ईयर पूछेगा, लेकिन आप लोग यूपीपीसीएस भी कर रहे होगे, बीपीएससी भी अटेंड करने जा रहे होगे, आपको पता है उनकी आदत है क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछने की कि ये स्कीम कब कब लॉन्च हुई थी, तो वो क्रोनोलॉजी में पूछते हैं। तो इसलिए ना ईयर को याद कर लेना। एक यूपीपीसीएस की और गंदी आदत है, वो तो महीना और डेट भी जो है उसको क्रोनोलॉजी में लगवा लेते हैं, तो उतना नहीं, लेकिन हाँ ईयर तो जरूर पता ही होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, मतलब लाभार्थी कौन कौन है, ठीक है? और उसका ओवरऑल एम क्या है, ठीक? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। एम तो स्कीम का नाम पढ़ने के साथ ही लगभग क्लियर हो जाता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, ठीक है? कई स्कीम्स में क्या होगा, वो कुछ पुरानी स्कीम्स को, जो ओल्ड स्कीम होगा उसको चेंज करके उसको रिवैम्प करके बनाया गया होगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सी ओल्ड स्कीम है जिनको चेंज करके बनाया गया है। जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो उसमें 4 स्कीम है जिसको जोड़ दिया गया है। जैसे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो वो अब क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आ गया है, ठीक है? तो जब भी स्कीम पढ़ेंगे तो बस ये 3-4 चीजें आप याद रखना। सुधांशु कोई बात नहीं, आपको कंटेंट कम याद आ रहा था, आपने लिखा है, दैट इज बेटर। आप वापस से रिवाइज करेंगे क्योंकि अभी देखिए जीएस 2 का वापस से एक फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है? तो आप वहां पर उसको यूज करिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास नंबर ऑफ टेस्ट कम है कि आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ टेस्ट हमारे पास मोर देन इनफ है। आपको जो याद आया आपने लिखा, वो ज्यादा बड़ी चीज है। पीआईबी से आपको नई स्कीम मिल जाएंगी, लेकिन आप खोजने बैठेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए जहां भी आपको मटेरियल मिल जाए वो रिफर कर लेना। खुद से बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत उसमें करो कि इसको बार बार रिवाइज कर लेना। आंसर राइटिंग आप डेली नहीं, पहले आप कंटेंट प्रिपेयर करो, उसके बाद आंसर राइटिंग करोगे, तो आप टेस्ट के हिसाब से चलो बीमा, वापस डेली करने की क्या जरूरत है? पिंकी आपको क्लास नोट्स हैं, फिर भी आपको बिल्कुल नोट्स बनाने होंगे, ठीक है? तो आप बना सकते हैं। आप लोग जाना चाहें आप जा सकते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं पूछना है तो मैं एड्रेस कर देता हूँ उनके डाउट्स, ठीक? आप अगर चाहें तो पुकार बाद में भी टेस्ट दे सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टेस्ट उसी टाइम पर ही देना है, ठीक है? तो पिंकी आपका जो डाउट था कि नोट्स बनाने को लेकर के, तो ऑब्वियसली आपको नोट्स जो है खुद से बनाने ही बनाने हैं। बीमा आपका नाम मैंने नोट कर लिया है। वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसी मतलब कॉपीज चेक ना हुई हो, क्योंकि लगभग सारी ही कॉपीज चेक होकर के जा चुके हैं। ओके, देखिए नोट्स को इम्प्रोवाइज करने के लेकर के क्या है, हम लोगों ने फ्रेमवर्क डिस्कस किया था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। इम्प्रोवाइज आप मॉडल आंसर के थ्रू करेंगे। मॉडल आंसर में जो चीजें दी गई हैं वो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। आ जाएगी आपकी गवर्नेंस टेस्ट 2 की कॉपी चेक होकर के आ जाएगी, ठीक है? बाकी तो आ गई है ना सारी, वो भी आ जाएगी, ठीक है? आरुषि,
आप एक बार सपोर्ट पे कॉल करके बता दो उनको, क्योंकि सारी कॉपीज चेक होकर के अपलोड हुई हैं। एक बार अपना पोर्टल चेक करो। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।